मेरा सबसे निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। ये हम सबका सौभाग्य है। अब मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। पार्टी के सामान्य प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी से कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत में वो हिमाचली कैप और हमारे नेता प्रतिपक्ष शाल और हमारे वरिष्ठ नेता श्री विपिन सिंह परमार जी उनको पेंटिंग और हमारे पवन काजल जी उनके लिए बुक्का और जिलाध्यक्ष सचिन शर्मा जी गद्दा लेकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए आगे आए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, हमारे उपाध्यक्ष पवन काजल जी, सचिन शर्मा जी, सचिन आगे आए और कांगड़ा पेंटिंग और एक मिनट के हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी, श्री विपिन सिंह परमार जी कांगड़ा पेंटिंग के साथ जल्दी बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, नड्डा जी का जय श्री राम। अब मैं पार्टी के तीनों जिलाध्यक्षों से निवेदन करना चाहता हूं, हरिओम शर्मा जी, रमेश राज, संजीव शर्मा जी, कि एक वो माला जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बैजनाथ ब्लॉक के गुनेर पंचायत से आए हुए हमारे ट्राइबल मोर्चा के साथी, जिस पंचायत को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गोद लिया है, कहां गए वो? मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री डॉक्टर राजीव बिंदल जी, जब लगातार तक 8 दिन इस कार्यक्रम को लेकर लगातार हम सबका मार्गदर्शन करते रहे, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो बर्फबारी हो, चाहे वो तूफान हो, उसके बावजूद हमारे बीच वो डटे रहे। आज जो सबसे बड़ा
बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं 4 बार नारे लगाऊंगा, उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन होगा। हम आपके और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मध्य बिल्कुल नहीं रहेंगे। जरा जोश से 2-4 नारे लगा दो। बोलो भारत माता की। और अब स्वागत करना है नड्डा जी का, जितना दम से कर सकते हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है। दोनों हाथ ऊपर करके, मुट्ठी बंद करके, स्वागत है भाई, स्वागत है। मुझे मालूम है पिछले 2-3 घंटे से आप बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। 2 नारे और। स्वागत है भाई, स्वागत है। अब 2 नारे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। इधर भी सारे नरेंद्र मोदी। पीछे वाले नरेंद्र मोदी। बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी कांगड़ा जिंदाबाद लगाना है। बड़ी मेहनत की है कांगड़ा के कार्यकर्ताओं ने, और जरा मंच पर कांगड़ा के कार्यकर्ताओं के और सभी नेताओं के लिए जोरदार बीजेपी कांगड़ा। अरे अपने लिए लगाओ, बीजेपी कांगड़ा, बीजेपी कांगड़ा। बड़े अदब के साथ बहुत ही और गुजारिश करता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, आप हमें आकर के संबोधित करें। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए, जब तक माननीय नड्डा जी आपको संबोधित नहीं करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय जयराम ठाकुर जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्माननीय सौदान सिंह जी, हमारे अविनाश राय खन्ना जी, संजय टंडन जी, भारत सरकार में मंत्री और मेरे वरिष्ठ सहयोगी और मेरे छोटे भाई श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारी राज्यसभा में मेरे साथ सदस्य और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री बहन इंदु गोस्वामी जी, डॉक्टर सिकंदर जी जो हमारे राज्यसभा में सांसद हैं, मेरे साथी हैं, हमारे सभी महामंत्रीगण, हमारे पूर्व में मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे जिला परिषद के सभी सदस्यगण, मंचासीन सभी हमारे वरिष्ठ नेतृत्व और यहां इस बड़ी जनसभा में विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने वाले हमारे हिमाचल के भाइयों और बहनों, माताएं, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि आज इस बिगड़े हुए मौसम में और सुलझे हुए राजनीतिक मौसम में
आप सब लोग इतनी लंबी देर इंतजार करके यहां डटे रहे हैं और मुझे सुनने तक का आपने जो साहस दिखाया है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं कांगड़ा की धरती पर आया हूं। धौलाधार के निकट धर्मशाला स्थित जब मैं यहां पर आया हूं तो सबसे पहले तो भागसूनाग मंदिर को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं जब यहां आया हूं तो मां चामुंडा माता को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं और कांगड़ा आऊं और माता ब्रजेश्वरी की बात न करूं तो शायद मेरी यात्रा अधूरी होगी। माता ब्रजेश्वरी को भी मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हमारे से पूर्व वक्ताओं ने आपको सारी बातें बड़े तफसील से, बड़े इत्मीनान से आज की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में बताया होगा और इसलिए मैं उसको दोहराऊं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आज हमारा देश, भारत देश, आज बदली हुई परिस्थिति में अपने आप को देख रहा है। एक समय में हमारे देश के बारे में धारणा थी, ये भ्रष्टाचारी देश, ये पिछलग्गू, लोगों के पीछा करने वाला, अपने पांव पर खड़ा न होने वाला, स्वाभिमान के साथ समझौता करके रहने वाला, इस प्रकार की देश की छवि बनी हुई थी। लेकिन 2014 के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की कमान को संभाला और प्रथम सेवक के रूप में देश की सेवा शुरू की, तो आज हम कह सकते हैं गौरव के साथ कि बदली हुई परिस्थिति में भारत गौरवशाली देश के रूप में खड़ा हुआ है, एक विकास की ओर छलांग लगाने वाला देश खड़ा हुआ है और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने वाला देश बना है। दुनिया भी आज भारत को और भारत के प्रधानमंत्री को पूरी संजीदगी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ सुनती है और देश की बात आज दुनिया सुनती है। यह बदली हुई परिस्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। हम कह सकते हैं, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे उद्यमता का सवाल हो, भारत एक लंबी छलांग लगा करके आगे बढ़ रहा है। हम कह सकते हैं कि चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे संपूर्णता में समग्र स्वास्थ्य की बात हो, भारत आज आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षण के साथ साथ शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम आज भारत में विद्यमान होकर के आगे बढ़ रहा है। हम कह सकते हैं कि सामुदायिक रूप में भी जहां सशक्तिकरण हुआ है, वहीं संपूर्ण रूप में भी समाज के सभी वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है। यह बदली हुई परिस्थिति है। आज कोई मेरा, तेरा, मेरी जाति, तेरी जाति, तू ऊपर का, तू नीचे का, तू ऊंचे पहाड़ों का, तू निचले पहाड़ों का, ये दूरियां समाप्त हो गई हैं और मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास आगे बढ़ चला है। मित्रों, अभी अभी 2 दिन पहले अंतरिम बजट आया। मैं यहां आया हूं तो मैं अपनी आशा बहनों को और उनके साथ साथ आंगनवाड़ी की बहनों को,
बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो मुझसे बहनें आया करती थी, मिलती थी, अपनी डिमांड्स को रखती थी। लेकिन आपको जान करके खुशी होगी कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी आशा बहनों को और आंगनबाड़ी बहनों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का निर्णय ले लिया है। मित्रों, आज सूर्योदय योजना के तहत, सौर योजना के तहत हर मकान पे सौर ऊर्जा पैदा हो और हर घर को 300 यूनिट की बिजली फ्री और उसके साथ साथ बेचने का भी बिजली का अधिकार होगा, यह परिस्थिति आकर के खड़ी हो रही है। और इसके लिए भी एक नई योजना, सूर्योदय योजना, उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है। इसके साथ साथ मैं अपने बहनों को, विशेष करके स्वयं सहायता समूह को भी बधाई देना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, पहले लक्ष्य था 2 करोड़, पर इस बजट में प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 नहीं 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का इस देश ने निर्णय ले लिया है। ये महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से, हर दृष्टि से कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी बजट में यह भी निर्णय लिया गया कि हम तेल की खरीदी करते हैं, एडिबल ऑयल्स खरीदते हैं, खाने का जो तेल होता है भोजन बनाने के लिए वो भी खरीदते हैं। हम लोगों ने तय किया, मोदी जी ने तय किया है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमको आत्मनिर्भर इस दृष्टि से भी बनना पड़ेगा, आने वाले समय में हर तरीके का तेल का उपज यहीं पर किया जाएगा। इस तरीके से हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं। मित्रों, मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं और मैं बार बार कहता भी हूं, पहले राजनीति क्या होती थी? केड़ी जाति रहा तू, कौन सी जाति है तेरी, वोट बैंक की राजनीति, किस समुदाय को तुम आते हो, कहां के तुम हो, ये भाई भाई को लड़ाने का काम और वोट बैंक की राजनीति चलती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की संस्कृति बदल डाली है और आज भारत में अकाउंटेबिलिटी की, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति चलती है। जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये परिस्थिति आकर के खड़ी है। इसलिए आज देश की राजनीति की संस्कृति बदल गई है। आजकल कांग्रेसी भाई भी आकर के मंच पर बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले ये कभी अपने वायदों को याद नहीं करते थे। भाई को भाई से लड़ाते थे, जाति को जाति से लड़ाते थे, वोट बैंक की राजनीति करते थे। आज उन्हें भी मजबूर होना पड़ रहा है और आज देश में मोदी जी के कारण विकास की और आत्मनिर्भरता की राजनीति हो गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, एक समय था जब देश स्कैम, घोटालों के लिए जाना जाता था। आज देश सफलताओं के लिए जाना जाता है। स्कैम से उठ करके हम सक्सेस की ओर पहुंच गए। हम घोटालों से निकल करके सफलताओं को चूमने लगे। और उसी तरीके से हम स्पोर्ट्स से लेकर के, हमारे स्पोर्ट्स मंत्री अनुराग ठाकुर यहां बैठे, खेल से लेकर के अंतरिक्ष तक, स्पेस तक, स्पोर्ट्स से स्पेस तक पहुंचने का हमने इरादा पूरा किया है। ये बदलता हुआ भारत है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज राजनीतिक दृष्टि से परिवेशों में परिवर्तन आया है। जब मैं कहता हूं कि हम भाग्यशाली हैं तो सिर्फ आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैंने भाषण देना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे राजनीति में 40 साल हो गए और वैसे राजनीतिक चेतना मैंने बचपन से ही ले ली थी। लेकिन आप ही बताइए, कभी हमने सोचा था
कि हमारे आंखों के सामने रामलला आएंगे और फिर वहीं पर विराजेंगे, ये हमको देखने का मौका मिलेगा। कभी सोचा था कि अपनी आंखों से हमें देखने का मौका मिलेगा और भारत के प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करेंगे? 500 साल का संघर्ष, 500 इयर्स का संघर्ष, और उस संघर्ष में जीत को देखने का सौभाग्य इन आंखों को मिला है, इन हमारे लोगों को मिला है, हमें मिला है, ये हमको समझना चाहिए। धारा 370, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग नहीं बन पाया था। हम नौजवान होते थे, जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हम नारे लगाते थे। ये विपिन परमार बैठे, इंदू जी बैठी है, कॉलेज में हुआ करती थी, नारा लगाती थी। क्या नारा होता था? एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे। क्या नारा लगाते थे? नारा लगाते थे कि हम धारा 370 को हटाएंगे, और कांग्रेसी बोलते थे ये तो सिर्फ सपना है, सपना। मोदी जी ने इस सपने को भी साकार करके दिखाया, उनकी इच्छा शक्ति ने पूरा किया, और अमित शाह की रणनीति ने इसको पूरा किया। हम यहीं के रहने वाले हैं, हमारे फौजी भाई हैं, आपको अच्छी तरीके से याद होगा, ये नाम भी आपको याद होंगे। जब पुंछ पर बॉर्डर पर गोली चलती थी तो उस समय वहां का फौजी नगरोटा सूचना देता था, और नगरोटा चंडी मंदिर सूचना देता था, और चंडी मंदिर दिल्ली को सूचना देता था, और दिल्ली से सूचना आती थी अभी ठहरो, अभी रुको, जब ऑर्डर आएगा तब गोली चलाना। ये भी हमारे फौजी भाइयों ने देखा है। और 2014 के बाद अब ये तय हो गया है, जिस झुरमुट से, जिस जंगल से, जिस पेड़ के पीछे से गोली चले, जब तक उस व्यक्ति को शांत न कर दिया जाए तब तक वापस न आना, ये तरीके का संघर्ष हुआ। कभी सोचा था, नाम सुना था 2016-17 के पहले सर्जिकल स्ट्राइक का? कभी सोचा था कि ऐसे भी सर्जिकल स्ट्राइक होता है? तुम आंख उठाओगे तो आंख फोड़ दी जाएगी, तुम नजर बुरी रखोगे तो तुम्हारा हिसाब किताब कर दिया जाएगा। पुलवामा में घटना घटी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्या कहा? कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था। क्या कहा? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और तीसरे दिन एयर स्ट्राइक करके सारे कैंप ध्वस्त कर दिए। इस तरीके से पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मित्रों, आज हमें खुशी है, हम आर्थिक दृष्टि से फ्रेजाइल 5 में आते थे। फ्रेजाइल का मतलब होता है वो बड़ा कमजोर और बड़ा जिसका कोई सिर पैर नहीं, जो बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत कमजोर है। आज हम टॉप 5 में, भारत की इकॉनमी 5वें नंबर की इकॉनमी बन गई। और हमने किसको पछाड़ा है? ब्रिटेन को। जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ करके आज हम 5वीं नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। और इंतजार करना, कमल के निशान को ध्यान में रखना, मई महीने में मोदी जी को फिर से लाना, और 2027-28 में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मित्रों, ये हमारे कांग्रेस के साथी, ये हमारे विपक्ष के लोग बात करते हैं जातिगत जनगणना की। जैसे जैसे इलेक्शन आता है इनको जाति याद आती है, जातियों में विभाजित करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी
जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया है, उसका स्वागत किया है, हम साथ रहे। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा इस देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, और उसको उन्होंने ज्ञान के रूप में बताया। जी का मतलब है गरीब, वाई का मतलब है युवा, ए का मतलब है अन्नदाता किसान, और एन का मतलब है नारी शक्ति। ये 4 ही जातियां हैं, 4 ही जातियां। अगर गरीब का भला होता है तो सभी जातियों का भला हो जाएगा। अगर युवा का भला होता है तो सभी जातियों का भला हो जाएगा। अगर किसान का भला होता है तो सभी जातियों का भला हो जाएगा। अगर नारी शक्ति शक्तिशाली हो जाती है, सशक्तिकरण हो जाता है, तो सारे समाज का भला हो जाएगा। ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही है। इसलिए हमारी सारी योजनाएं, वो योजनाएं गरीब को सशक्तिकरण देती हैं, युवा को ताकत देती है, अन्नदाता किसान को ताकत देती है, नारी शक्ति को ताकत देती है। ये पक्का मकान की गारंटी कोई और नहीं दे सकता, ये दे सकता है तो मोदी की गारंटी होती है, तो पक्का मकान बनता है। ये हर घर जल, मुझे मालूम है हमारी बहनें 3-3 किलोमीटर दूर जाकर के पानी गर्मियों में इकट्ठा करती हैं और तब घर चलाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है हर घर नल और हर घर जल, ये पहुंचा के रहेंगे। उसी तरीके से हर घर में शौचालय, आज हिमाचल ओडीएफ फ्री हो गया है, लेकिन इसकी व्यवस्था, महिलाओं को इज्जत देने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और उसी तरीके से सबके इलाज की गारंटी भी मोदी की गारंटी है, ये भी हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि समाज के दृष्टि से, अब अगर गरीब की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया है कि नहीं दिया है? दिया है कि नहीं दिया है? इसका फर्क मालूम है क्या है? 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। ये बदलता भारत है, इसको हमको समझना चाहिए। आप बताइए, अगर मैं नारी शक्ति की बात करूं, ये उज्ज्वला योजना, ये उजाला योजना, ये सौभाग्य योजना, ये नारी शक्ति को मजबूती देता है कि नहीं देता है? देता है कि नहीं देता है? ये मुद्रा योजना, ये नारी शक्ति को ताकत देता है कि नहीं देता है? ये जन धन योजना, ये नारी शक्ति को ताकत देता है कि नहीं देता है? और अगर मैं अन्नदाता की बात करूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर चौथे महीने 2000 रुपए 11 करोड़ 80 लाख लोगों को। अगर मैं बात करूं किसानों की तो नीम कोटेड यूरिया, अगर मैं बात करूं किसानों को तो सॉइल हेल्थ कार्ड, अगर मैं बात करूं किसानों को तो ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, अगर मैं बात करूं किसानों को तो उनके फसल बीमा योजना, ये किसानों को मजबूती देता है कि नहीं देता है? और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहां बैठे हैं, बताइए, मुद्रा योजना, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ये युवाओं को ताकत देता है कि नहीं देता है? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये युवाओं को ताकत देता है कि नहीं देता है? इसलिए गरीब हो, चाहे युवा हो, चाहे नारी शक्ति हो, चाहे अन्नदाता हो, सबके बारे में अगर चिंता की है तो वो किसी और ने नहीं की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन हां, इतना जरूर बताना चाहता हूं कि हिमाचल में भी हम लोगों ने कोई विकास में कसर नहीं छोड़ी है। और मैं चाहूंगा, मैं यहां से एमएलए भी रहा हूं, मैंने घर घर वोट मांगे हैं। मुझे कई बार लोग पूछते हैं, मिंजो क्या मिले जी? मैं उनको पूछता हूं, ये जो सड़क बन रही, ये पहले थी? ना जी ना। मैं पूछता हूं, ये जो पानी आया करता 24 घंटे, ये मिली थी पहले? ना जी ना। तो जब मैं पूछता हूं कि मुझे क्या मिला, तो मुझे ये मिला कि आपको सड़क भी मिली, आपको 24 घंटे बिजली भी मिली। जब मैं एमएलए बना था तो मेरे से सब लोग जानते हैं क्या बोलते थे? ये कम कर दो जी, कम कर दो। मैं बोलूं क्या? ये राती ना बिजली नहीं जानी चाहिए।
रास्ते बिजली नहीं जानी चाहिए, बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? आज कभी सुना कि बिजली गई? सुना आपने? यह है बदलता रिश्ता, यह है बदलता संबंध, जिसको हमको समझना चाहिए। और यह मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि पावर की दृष्टि से जिस तरीके से काम किया गया है उसके बारे में हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैं ये सारी चर्चाएं आपसे क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि हां, जब मैं विकास की आपके साथ बातचीत करता हूं तो यह भी आपको बताना चाहता हूं। बताइए, सिरमौर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बिल्डिंग तैयार हो गई कि नहीं हो गई? बहुत जल्दी वहां कोर्सेज शुरू होंगे कि नहीं होंगे? बिंदल जी बताइए, तैयार हो रही है कि नहीं हो रही है? 400 करोड़ का IIM तैयार है। अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आज आपको जान करके खुशी होगी कि जोधपुर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख भाई मंडाविया जी ने आज बिलासपुर के एम्स में कैथ लैब प्रारंभ कर दी है। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके का विकास, बोलिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला कि नहीं मिला? आप बताइए, IIT मिली कि नहीं मिली? आप बताइए, बल्क पार्क मिला कि नहीं मिला? आप बताइए, मेडिकल डिवाइस पार्क मिला कि नहीं मिला? ये विकास के नए नए आयाम आपके सामने खड़े हुए कि नहीं हुए? और उसी तरीके से अगर मैं बताऊं तो मुझे खुशी हो रही है कि जयराम जी के नेतृत्व में जो 5 साल सरकार चली, ग्रामीण सड़कें 60,000 किलोमीटर बनी, 60,000 किलोमीटर। इसलिए मित्रों, अगर मैं आपसे बात करूं विकास की दृष्टि से, तो हमारी सरकारों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। यह भी मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। एक बात मैं और बताना चाहता हूं। अभी बहुत चर्चा होती है, मैं आता हूं, कुछ आपके हमारी पत्रिकाएं, सवेरा, उजाला, सब और आज तक, आज दिन, सब देखने को मिलता है। हमारे कई नेता यहां पर बोलते हैं फ्लड आया, कोई कुछ नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये कांग्रेसी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इनके नेता बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सबसे पहले तो मैं पूछता हूं कि जब ये त्रासदी आई, कोई कांग्रेस का देश का नेता आया था यहां पर? वो भैया आया था, उनकी बहन आई थी, वोट मांगने आए थे कि नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? जब मुसीबत आई तब नहीं आए। लेकिन मैं, अनुराग ठाकुर जी और राजीव बिंदल जी और जयराम ठाकुर मंडी भी गए, मनाली भी गए, सिरमौर भी गए, कुल्लू भी गए, कांगड़ा भी आए, जहां जहां त्रासदी हुई थी वहां वहां हम गए। ये हम आपको बताना चाहते हैं। और आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 22 जुलाई को मैं आया था और 22 जुलाई को उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने बात की थी। हमने कहा हम जा रहे हैं, बोले हां जाओ, और गृह मंत्री जी आपको सूचना देंगे। और शाम तक 180 करोड़ रुपए यहां के राहत के लिए उसी दिन भेज दिया गया था। और उसके बाद 22 अगस्त को नहीं, उसके बाद 10 जुलाई को फिर से 180 करोड़ रुपए दिए गए। 14 जुलाई को फिर से 180 करोड़ रुपए दिए गए। 1 अगस्त को, मैं चाहूंगा पत्रकार मित्रों लिख लेना, जब आए मुख्यमंत्री तो पूछ लेना, 14 तारीख को 1 अगस्त को फिर से 400 करोड़ रुपए दिए गए। और वो दिए गए सड़कों के रखरखाव और रिपेयर के लिए। और उसके बाद 7 अगस्त को फिर से 189 करोड़ रुपए दिए गए। और 20 अगस्त को फिर से 200 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए। और इसके बाद 12 दिसंबर को 633 करोड़ रुपए दिए गए। इस तरीके से 1782 करोड़ रुपए हिमाचल को दिए गए और सिर्फ राहत के लिए दिए गए। मित्रों, ये गांव-गांव जाके बताइए, मोदी जी ने आपकी चिंता की। जब तकलीफ था
1782 करोड़ रुपए। और इतना ही नहीं, मैंने चिट्ठी लिखी हमारे ग्रामीण विकास मंत्री को, अनुराग जी ने भी चिट्ठी लिखी, और उसके कारण आज 11,000 घर, एक्स्ट्रा घर, जिनके मकान टूटे थे, उनके लिए 11,000 घर का सैंक्शन किया गया। 11,000। पर मुझे दुख है, जब मैं अखबार पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं, अंधा बांटे रेवड़ी मुड़मुड़ अपने को दे, अधिकारी बांटे रेवड़ी मुड़मुड़ कांग्रेसी को दे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये भ्रष्टाचार, ये कैसा भ्रष्टाचार चल रहा है? एक तरफ बोलते हो पैसे नहीं आए, दूसरे तरफ अपने कार्यकर्ताओं को बांट रहे हो, घोटाला कर रहे हो, घपला कर रहे हो। बोलो, ऐसी सरकार रहनी चाहिए क्या? ऐसी सरकार आपकी सेवा कर रही है क्या? समय का याद रखना। मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, ये सरकार बैक गियर सरकार है, इसको बैक गियर लग गया है। जयराम ठाकुर जी दे स्वास्थ्य केंद्र, जयराम ठाकुर जी दे कॉलेज, जयराम जी ठाकुर जी दे डिग्री कॉलेज, जयराम ठाकुर जी दे स्कूल, जयराम ठाकुर जी दे आपको अन्य इंस्टीट्यूशंस, ऑफिसेज दे, तहसील दे, और हमारे मुख्यमंत्री जी बैक गियर, नोटिफिकेशन वापस लो, नोटिफिकेशन वापस लो, स्कूल नहीं खुलेगा, मिडिल हाई नहीं होगा। हुआ है कि नहीं हुआ है? नोटिफिकेशन वापस लिए कि नहीं लिए? मित्रों, अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं, 620 गवर्नमेंट के ऑफिसेज की नोटिफिकेशन वापस हुई है, 620। आपको मैं बता दूं, 19 डिग्री कॉलेज कैंसिल हुए, 19 डिग्री कॉलेज है। आपको मैं बता दूं, 286 स्कूलों की नोटिफिकेशन वापस हुई है। और तो और छोड़ो, ये हिंद केयर चलाते थे जयराम ठाकुर जी, गरीबों को, जो आयुष्मान भारत से बच गए थे, उनको, गरीबों को ये हिम केयर चलाते थे, पैसा जनता का ले लिया। आज 200 करोड़ रुपए का अस्पतालों को बिल देना बाकी है। आप 10 गारंटी की बात करते हो, मैं पूछता हूं 300 यूनिट की बिजली का क्या हुआ? अब आप सूर्योदय योजना लगाना, 300 यूनिट की बिजली तो आपको मुफ्त होगी, साथ में साल का 18-20 हजार रुपए बिजली से कमाओगे। ये परिस्थिति आकर के खड़ी होगी। आप बताइए, हमारे लोग रेगुलराइज हो गए क्या? रेगुलराइज हो गए क्या? कर्मचारी रेगुलराइज हो गए? 1 लाख कैंडिडेटों को नौकरी मिल गई क्या? हर साल मिलने वाली नौकरी। मित्रों, ये काठ की हांडी, जयराम ठाकुर जी और हमारे अनुराग ठाकुर जी दोनों गए थे, और दोनों जाकर के दोनों ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, तो गहलोत साहब बोलने लगे कि ये तो निराधार है, और फिर जो वोट मिले उससे ध्यान में आ गया कि राजस्थान की जनता ने इसको निराधार नहीं आधार मान लिया और आपकी छुट्टी कर दी। ये भी आपको समझ लेना चाहिए। झूठे वायदे, मैं उस समय भी बोलता था, मैं आया था धर्मशाला, मैंने कहा मत आना इनकी बातों में। गलती हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? आगे तो नहीं करेंगे ऐसी गलती। ध्यान रखना, ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, दूध के बारे में कहा, 100 रुपए गाय का, यही बोला था ना, प्रति लीटर हम देंगे। मिल गया दूध का 100 रुपए प्रति लीटर। ये क्या, ये किस तरीके की राजनीति है? मित्रों, चाहे देश में कांग्रेस पार्टी हो, चाहे प्रदेश में हो, एक ही रवैया, एक ही रास्ता इनका है। आजकल ये हमारे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर, न्याय यात्रा पर निकले। मैं इसको बोलता हूं कि यह भारत तोड़ो अन्याय यात्रा है। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, 3 दिन पहले मेंबर पार्लियामेंट, पत्रकार नोट कर लें, DK सुरेश, जिसका भाई
डीके शिव कुमार कर्नाटक का उप मुख्यमंत्री है, और ये डीके सुरेश जो मेंबर पार्लियामेंट है, वो क्या कहता है कि जीएसटी का पैसा दक्षिण भारत ज्यादा देता है और उत्तर भारत में ज्यादा खर्च होता है, और ये हमारे लिए अन्याय है। वो भूल जाता है कि भारत एक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये सब एक है। वो कहता है कि दक्षिण के लोग ज्यादा जीएसटी देते हैं और ये उत्तर में खर्च होता है। आने वाले समय में मैं अलग देश की मांग करूंगा। ये डिमांड डीके सुरेश मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी उठाती है। परसों ये स्टेटमेंट दी है। कल खड़गे साहब राज्यसभा में 1 घंटा 30 मिनट बोले, एक शब्द नहीं बोला, एक वाक्य नहीं बोला। वो खुद कर्नाटक से आते हैं। ऐसे देश चलता है क्या? हमारा कोई नेता ऐसा बोल सकता है क्या कि हम अलग देश बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी उसका खंडन न करे? आज कांग्रेस पार्टी में कोई खंडन करने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी चुप, सोनिया गांधी चुप, खड़गे साहब चुप, अधीर रंजन चौधरी चुप। ये कैसी पार्टी है? बोलो, ये भारत जोड़ने निकले या तोड़ने निकले? जो अलग देश की डिमांड करता हो और उसको पार्टी मना नहीं करती हो, वो तोड़ो यात्रा पर निकली है या जोड़ो यात्रा पर निकली है? ये ऐसे लोग हैं मित्रों। ये इंडी अलायंस, ये अलायंस कुछ नहीं है। ये अलायंस 3 बातों का अलायंस है। पहला अलायंस है परिवार बचाओ। परिवार को बचाने के लिए ये अलायंस है। आप बताइए, फारूक अब्दुल्ला को उमर अब्दुल्ला की चिंता है कि नहीं है? मुफ्ती साहब को महबूबा की चिंता थी कि नहीं थी? सुखबीर बादल की चिंता प्रकाश सिंह बादल जी को थी कि नहीं थी? मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव आए कि नहीं आए? अखिलेश के बाद डिंपल आई कि नहीं आई? चाचा को बगल बैठा दिया कि नहीं बैठा दिया? लालू के बाद राबड़ी आई कि नहीं? राबड़ी के बाद मीसा आई कि नहीं? मीसा के बाद तेजस्वी आया कि नहीं? तेजस्वी के साथ तेज प्रताप आया कि नहीं आया? बाकी फुल स्टॉप। आप बताइए, बंगाल में बुआ को पीसी बोलते हैं और भतीजे को भाईपो बोलते हैं। ये ममता बुआ और भतीजा अभिषेक, इसके बाद कोई टीएमसी में है क्या? आप बताइए, ये केसीआर, केशव चंद्रशेखर राव, ये भारत राज्य समिति पहले टीआरएस होती थी, इसका बेटा केटीआर, केटीआर के साथ बहन कविता, कविता के साथ दामाद, दामाद के बाद बेटा, उसके बाद फुल स्टॉप। ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, करुणानिधि, उदय, उसके बाद स्टालिन, स्टालिन के बाद उदयनिधि स्टालिन, ये बताइए परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, शरद पवार के बाद सुप्रिया सुले है कि नहीं है? बाकी अजीत पवार जाए जहां जाना है। आप बताइए, उद्धव के बाद आदित्य है कि नहीं है? ये अलायंस किस बात का है? ये अलायंस, इंडी अलायंस, परिवार बचाओ का अलायंस है। ये परिवार को बचाने का अलायंस है और कोई अलायंस नहीं। दूसरा अलायंस है इनका प्रॉपर्टी बचाओ, अपनी संपत्ति बचाओ। बोलिए, फारूक अब्दुल्ला फंसा है कि नहीं फंसा है सीबीआई के केस? आप बताइए, ये बाकी लोग केस में फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? ये रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट में अखिलेश फंसा है कि नहीं फंसा है? और आप बताइए, ये लालू यादव, ये नौकरी के जगह पर जमीन लेने का केस में फंसा है कि नहीं फंसा है? पहले चारा घोटाला में फंसे थे कि नहीं फंसे थे? तेजस्वी फंसे हैं कि नहीं फंसे हैं? ममता की सारी सरकार फंसी है कि नहीं फंसी है? केजरीवाल फंसा है कि नहीं फंसा है? ये सब भ्रष्टाचार, ऊपर से नीचे, उदयनिधि, सब भ्रष्टाचार। तो ये सब लोग अपनी प्रॉपर्टी बचाने में लगे हैं। और तीसरा, ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। आप बताओ, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं? आप बोलो, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बोलो, हेमंत सोरेन जेल में गया कि नहीं गया?
आप बोलो मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं, आप बोलो केजरीवाल डर रहा है कि नहीं डर रहा है, ईडी के सामने जाता नहीं है। आप बताइए ये सभी लोग बेल पर है कि नहीं है? ये इसमें से आधे जेल में है, आधे बेल पर है, जेल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये इंडी अलायंस है, ये इंडी अलायंस है। इसलिए मित्रों, मैंने आपके सामने देश की तस्वीर खींची, मैंने आपके सामने हिमाचल की भी छोटी तस्वीर खींची। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप आने वाले समय में, ये मई महीने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर से जिता करके भेजना है और तीसरी बार हैट्रिक बना करके विकसित भारत की ओर आगे बढ़ना है। इसके लिए हमको आगे बढ़ना है। मित्रों, आज एक खुशखबरी भी है। हमारे श्रद्धेय वरिष्ठतम नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को, हमारे सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न से नवाजा है। मैं इस सभा से निवेदन करूंगा कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जहां धन्यवाद करते हैं, वहीं लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने पर उनको हार्दिक बधाई भी देते हैं, ये मैं जरूर कहूंगा। आडवाणी जी हमारे वो नेता हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर से काम करते हुए वो एक बार नहीं कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उन्होंने पार्टी की सेवा की। आज जो ये विशालकाय पार्टी, एक बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, ये संभव तभी हुआ है जब आडवाणी जी, अटल जी जैसे लोगों ने इसको अपने खून पसीने से सींचा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे सबसे यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो भारत रत्न से आडवाणी जी को आज नवाजा है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और मैं अपनी ओर से नहीं, आप सब की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं और आप सब की ओर से आडवाणी जी को हार्दिक कोटि कोटि बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। आदरणीय नड्डा जी, आपका हमें बड़ा प्रेरणादायक संबोधन, आशीर्वाद मिला। बोलो इंद्रू भगवान की, बोलो इंद्रू भगवान